ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन मेरा हुआ 16,000। डिप्रिसिएशन माइनस करके मशीनरी का अभी कॉस्ट कितना हो रहा है, 1 लाख में खरीदे थे, 1 साल बाद 16,000 प्राइस इसका कम हो गया। ठीक है, सपोज 2024 में हम 1 लाख देके खरीदे थे, 25 में आके इसका 16,000 रुपये कम हो गया, तो अभी 2025 में इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 84,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो सेम 16,000 ही आएगा सब में, और बुक वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देते, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बुक पे जो पढ़े थे उसके हिसाब से मैच किया। चलो ये हम लोग दिखा, ये था हम लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ये है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जैसे इस साल तुम्हारा मशीनरी का अमाउंट डिडक्ट हुआ सपोज 25,000, नेक्स्ट ईयर वो अमाउंट कम हो जाएगा, उसके बाद और धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में ना ये जो इनिशियल वैल्यू है फिक्स्ड रहता है, 1 लाख के ऊपर ही हर साल वो कैलकुलेट करता है, पर डबल डिक्लाइनिंग मेथड में ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। यस सर। चलो इसको अब कैलकुलेट करते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, कंट्रोल ए, मशीनरी का कॉस्ट, कॉस्ट कहाँ पे लिखा है मेरा ऊपर, 1 लाख, इसको फिक्स करो। सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू भी मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 20,000, इसको भी फिक्स करो। लाइफ स्पैन, मशीनरी का लाइफ स्पैन भी दिया हुआ है ऊपर, कितना साल मशीनरी काम कर सकता है, 5 साल, इसको भी लॉक करो। अब यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड, पीरियड मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो पीरियड हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ये जो सीरियल नंबर 1 है इसको हम चूज कर लिए, इसको लॉक मत करना, क्योंकि नीचे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली 2, 3, 4, 5 चेंज होना चाहिए इसका। बस इसको अब ओके हम कर दिए। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, 2024 में खरीदे थे, 25 में आके इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, 27,500 डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो अभी मशीनरी का मार्केट कॉस्ट कितना रहेगा, हिसाब कर लेते हैं, 1 लाख माइनस डिप्रिसिएशन 72,500 में तुम्हारा इसका मार्केट कॉस्ट है, 2025 में आके इसका भी वैल्यू है ये। चलो अब इसको ड्रैग कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर इसका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, कितना चार्ज होगा यहाँ पे, 72,500 के ऊपर चार्ज किया, 19,000 समथिंग। तो नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू कितना होगा, ड्रैग करो, बिगिनिंग जितना था माइनस 19,000, तो अभी इसका बुक वैल्यू कितना है एंड ऑफ द ईयर, 52,000 समथिंग। नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, अब किसके ऊपर चार्ज होगा, 52,000 के ऊपर चार्ज होगा, 14,000 समथिंग आया। बुक वैल्यू कितना होगा, ड्रैग करो, माइनस करके आंसर दे देगा यहाँ पे 38,000। तो ऐसे बाकी ईयर जितना भी तुम्हारा है, देखो ड्रैग किए, आंसर आ गया। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स मशीनरी तुम्हारा वैल्यू कितना रहेगा, 20,000। ठीक है, एज पर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और सैल्वेज वैल्यू जो पूछ रहे थे, देखो यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर हम मेरा डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था, 16,000। ठीक है, 16,000 डिप्रिसिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू कितना था, 84,000। नेक्स्ट ईयर फिर से 16,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 68,000। ऐसे 5 साल बाद तुम्हारा मशीनरी का कॉस्टिंग कितना हो रहा है, 20,000। इसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, माने रेसिडुअल वैल्यू। अब तुम अगर सेल करोगे, इसके ऊपर वैल्यू में सेल किया तो प्रॉफिट, इसके नीचे सेल करोगे तो तुम्हारा लॉस है। ठीक है, समझ में आया ये वाला डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और सैल्वेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ? किसी का कोई डाउट है तो थोड़ा अनम्यूट करके बोलो। सर पीरियड किसको लेंगे? बोलो কোনটা? पीरियड পিরিয়ড, পিরিয়ড এই যে পাশে লেখা আছে এগুলো নেবে, इसको लेना है पीरियड, ईयर 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि तुम लोग क्लियर हो, जैसे जो जो भूल गए यहाँ पे डिप्रिसिएशन, उसको एक बार रिवाइज करवा देंगे। चलो डोंट सेव, इधर चला गया मेरा फाइल, सेंसिटिविटी एनालिसिस। चलो सारा चीज हम अभी डिलीट कर देते हैं, भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ था। अच्छा बिलाल, डिप्रिसिएशन क्या है ये समझ में आया? और जो जो भूल गए डिप्रिसिएशन क्या है उसका डेफिनेशन समझ में आया सबको, व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन माने प्लेन एंड सिंपल डिवैल्यूएशन, एसेट का
लाइफ स्पैन बढ़ते बढ़ते उसका जो अमाउंट घटते जाता है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मोबाइल हम अभी परचेस की 1 लाख रुपए देके, नेक्स्ट ईयर जाके जब सेल करेंगे, क्या 1 लाख रुपए मिलेगा? आंसर है नो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, थोड़ा पुराना हो गया, यूज किए थे हम, उसके लिए उसका डिवैल्यूएशन होगा। 1 लाख का चीज मे बी 75,000 70,000 में आके रुकेगा। ठीक है, फिर तुम 2 साल बाद बेचो और भी प्राइस कम हो जाएगा। तो ये जो प्राइस कम हो रहा है इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको 3 मेन चीज चाहिए। पहला है प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, कितना में हम खरीदे थे, उसको बोलते हैं कॉस्ट। लाइफ स्पैन कितना दिन का है, लाइफ स्पैन 5 साल 10 साल 2 साल 15 साल जितना भी लाइफ स्पैन है, इसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। उसके बाद होता है सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू मतलब ये कैलकुलेट कैसे होता है, मशीनरी का जो प्राइस रहता है डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन कर दो, देखो सैल्वेज वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरा आ रहा है 20,000, इसीलिए हम सैल्वेज वैल्यू में 20,000 ही लिखे। यहां तक क्लियर है सबको? जी ये सर। सुनो, अब नेक्स्ट हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के अलग अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का पहले फॉर्मूला हम लगाते हैं, फिर इसका थ्योरी हम समझाते हैं। इक्वल्स टू, इसमें फंक्शन जो यूज होता है एक्सेल में, इसका नाम है एसएलएन फंक्शन। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट वाला सेल सिलेक्ट किए, F4 से लॉक कर दिए क्योंकि मुझे ड्रैग करना है। सेल्वेज अमाउंट को सिलेक्ट किए, F4 से लॉक करो। लाइफ्स को सिलेक्ट करो, F4 से लॉक करो। तो चलो ये फॉर्मूला से मेरा फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा, 16,000। ठीक है, एज पर कैलकुलेशन ये बोल रहा है कि 16,000 तुम्हारा डिप्रिसिएशन होगा। तो 16,000 रुपये माइनस करने के बाद मशीनरी का कितना अमाउंट हो रहा है देखे, 84,000। ठीक है, मतलब 1 जनवरी को प्रोडक्ट हम परचेस किए थे 1 लाख रुपए देके, 31 दिसंबर आके मेरा बुक वैल्यू कितना हो रहा है, 84,000। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर माने 1 जनवरी उस मशीनरी का प्राइस हम आदमी को कितना बताएंगे कि अभी इसका मार्केट प्राइस है 84,000। नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, एक बार फॉर्मूला दिया हुआ हम ड्रैग कर दिए, कितना डिप्रिसिएशन आएगा, 16,000। क्योंकि ये 1 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहा है बार बार। ठीक है, ये सैल्वेज वैल्यू इसी के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए पीरियड नहीं लिया। तो नेक्स्ट ईयर मेरा बुक वैल्यू कितना रहेगा, नेक्स्ट ईयर का एंड में 68,000। उसके बाद देखो ये 68,000 तुम्हारा अगला साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर से इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना ना, 16,000। तो आफ्टर 16,000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 52,000। तो ऐसे पूरा 5 साल का हिसाब मुझको करना है। ड्रैग कर दिए, सब साल में 16,000 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। ड्रैग करो, 5 साल बाद एज पर कैलकुलेशन मेरा क्या बोल रहा है, देखो 20,000 रुपये तुम्हारा मशीनरी का प्राइस रहेगा, मार्केट वैल्यू 20,000 रुपये हो जाएगा। जो एक लाख में हम खरीदे थे फर्स्ट ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स उसका वैल्यू हो गया 20,000। तो यही 20,000 के ऊपर अगर हम लोग सेल किए तो मेरा प्रॉफिट रहेगा, नीचे अगर सेल किए तो लॉस होगा। ठीक है, ये हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किए। अब आ रहा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट जैसे फिक्स था, फिक्स्ड इसमें नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, उसका कारण भी है। चलो, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा इक्वल्स टू डीबी कंट्रोल ए कॉस्ट। कॉस्ट मेरा ऊपर लिखा हुआ है तो हमको जाना पड़ेगा ऊपर। ये हो गया मेरा कॉस्ट वाला सेल, F4 से लॉक। सैल्वेज वैल्यू ये भी ऊपर लिखा हुआ है, सैल्वेज वैल्यू इसका है 20,000, F4 से लॉक। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन भी ऊपर लिखा हुआ है 5 ईयर्स, इसको भी F4 देकर लॉक। उसके बाद यहाँ पे डबल डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमें पीरियड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट पीरियड के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो इसलिए पीरियड के लिए ये वाला घर को हम सिलेक्ट किया। ध्यान से देखो जिसको समझ में नहीं आया था, ये 1 2 3 4 जो लिखा है इसमें 1 को सिलेक्ट किए, और इसको हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे नीचे चेंज होगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, डीबी फंक्शन में तुम्हारा डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, 27,000। तो ये डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मशीनरी का प्राइस कितना होगा, 72,500। अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही तुम बोलोगे कि ये डिप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करो, अब किसके ऊपर कैलकुलेट करेगा, 72,500 के ऊपर। उसीलिए देखो अमाउंट चेंज हो गया, 19,900 कुछ आ गया। तो नेक्स्ट ईयर फिर से बुक वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस माइनस डिप्रिसिएशन, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ऐसे सारा 5 साल बाद तुम अगर कैलकुलेट करोगे डिप्रिसिएशन,
और बुक वैल्यू अगर तुम्हारा कितना में रुकेगा 20,030 रुपए 42 पैसे। ठीक है, ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से आंसर आता है। अगर तुम प्रोसेस फॉलो करोगे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये भी एक कैलकुलेशन है, मे बी तुम लोगों का थ्योरी में नहीं है। इसमें क्या होता है, दो गुना करके तुम्हारा डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसमें फॉर्मूला इक्वल्स टू डीडीबी, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डीडीबी कंट्रोल है। सेम चीज तुमको पूछेगा, कॉस्ट पहले पूछेगा, तो कॉस्ट कहाँ पे है, कॉस्ट वाला सेल हमको पहले लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरा कॉस्ट, F4 से लॉक, सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू जितना दिया था उसको सिलेक्ट करो, इसको भी F4 देकर लॉक। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जो बोला है 5 साल, सिलेक्ट करो, F4 से लॉक करो। अब इसमें भी तुमको पीरियड पूछेगा, तो पीरियड के लिए हम ये जो ईयर लिखा हुआ है सीरियल नंबर में 1 2 3 4, इसमें से पहले 1 को चूज किया क्योंकि हम पहला वाला कैलकुलेट कर रहे हैं और ये अनलॉक रहेगा। ओके, तो डीडीबी मेथड में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा डिप्रिसिएशन होगा 40,000, तो नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, चलो इसको पहले माइनस करके बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 60,000 तुम्हारा बुक वैल्यू है। नेक्स्ट ईयर में ड्रैग करो, नेक्स्ट ईयर में बोल रहा है तुम्हारा 24,000 डिप्रिसिएशन होगा। क्यों 24,000, अभी 60,000 के ऊपर कैलकुलेट किया, तो बुक वैल्यू कितना होगा 60,000 माइनस 24,000। ऐसे करके हमें पूरा 5 साल को कैलकुलेट करना है। तो चलो 5 साल कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो रहा है। आफ्टर 5 years तुम्हारा 20,000 मशीनरी के इनिशियल प्राइस है। ठीक है, किसी का डाउट है तो बताओ कहीं पे। सर बुक वैल्यू सर बिगनिंग ऑफ द ईयर में कैसे आ जा रहा है ऑटोमेटिक? बोलो क्या है। सर एंड ऑफ ईयर का जो अमाउंट है हाँ, बिगनिंग ऑफ द ईयर में कैसे आ जा रहा है ऑटोमेटिक? तो हम क्या यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं, तो इक्वल्स टू कनेक्ट कर दिए, तो इक्वल्स टू ये वाला सेल को हम सिलेक्ट करके रख दिए, उसमें जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कॉपी हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक का चीज है। ठीक। प्रोसेस में किसी का कुछ डाउट है? अंकित, बेलाल, रोहित, सौरभ, तानिया। नहीं सर। चलो नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, तब ये वाला सीट हम शेयर कर देंगे, इसको सॉल्व करना। पावर पाइवोट का सीट किए थे प्रैक्टिस, कोई तो सेंड नहीं किया, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं किया। सर मेरा ना वो अनलॉक ही नहीं हो रहा उसको। कौन सा अनलॉक नहीं हो रहा है, हाँ। और बाकी सबका? ऐसा तो नहीं हो सकता है पावर पाइवोट में किसी का कुछ दिक्कत नहीं आया। मामा। अंकित, रोहित, तुम लोग किए थे सर पाइवट टेबल ना सर? पावर पाइवोट? पावर पाइवट जो पिछला क्लास करवाया था सर। पिछला क्लास जो करवाया था, कनेक्ट करके जो करवाया था तीनों टेबल को। सर पिछला सीट, क्लास हम अटेंड नहीं कर पाया था सर, जो आप बोले तो बैकअप दे देंगे। अच्छा, और बाकी? सर हम थोड़ा बहुत किए थे सर। तुम थोड़ा बहुत किए थे। सर उसके बाद नेटवर्क इशू होने लगा तो कुछ समझ नहीं पाए थे, तो क्लास हम भी छोड़ दिए थे सर। हाँ सर, नेटवर्क की वजह से बहुत कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, तो पावर पाइवोट का और एक बैकअप हम सबके लिए दे देंगे। बेलाल, तुम किए थे? नहीं सर, सॉरी, हम किए ही नहीं एक बार भी इसको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसका और एक बैकअप हम देंगे, तो उसमें सबको ज्वाइन करना। और 9:30 मतलब 9:30 रखो, तो तुम लोग 9:45 बजा देते हो। चलो इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम जाते हैं अब। और सदाब जो है नहीं के, 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, हम एक बार सदाब को कॉल कर लेते हैं, फिर सर नेक्स्ट। सदाब यहीं पे है, मतलब वो काम कर रहा है ऑफिस का। अच्छा अच्छा, जी, वो ठीक, देख रहा है इसमें, लैपटॉप में ही मेरा देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट, अच्छा नया टॉपिक करवा है ना, पावर पाइवोट का रिवीजन दे आज।
तुम लोग बताओ। सर रिवीजन दे दिए सर। चलो, पर इसके बाद मुझको फाइल कंप्लीट चाहिए, डैशबोर्ड बना के मुझको देना पड़ेगा। ओके सर। इसको फेल के मत रखना। पावर पाइवोट, पावर मैप, ये ट्रिकी चीज है ना, एक बार छोड़ोगे भूल जाओगे, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलो, जो फाइल दिए थे, फाइल किधर चला गया मेरा? यहाँ पे पावर क्वेरी डेटा, ठीक है। लग रहा है तो, हाँ, सही है। पाइवोट टेबल और पावर पाइवोट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पाइवोट टेबल तुम्हारा सिंगल टेबल के ऊपर काम करता है, ठीक है, उसका रो कॉलम लिमिटेड होता है। पर पावर पाइवोट क्या? पावर पाइवोट का कोई लिमिट नहीं है। ये तुम अलग सीट में डेटा है उससे भी ले सकते हो, उसका भी टेबल सेम सीट में है उसका भी ले सकते हो, तीन अलग अलग फाइल में है उसको भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब पावर पाइवोट का कोई लिमिट नहीं है। अब उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? तीन अलग अलग सीट में, जैसे मेरा यहाँ पे डाटा है, ध्यान से पहले डाटा को समझो, डाटा क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। पहले हम बड़ा डेटा को दिखाते हैं। जो बड़ा वाला डेटा है, इसमें ध्यान से देखो कौन कौन सा कॉलम है। देखो, इसमें पहला कॉलम मेरा जो दिया गया है, ये है मेरा डेट, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का नाम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट का नाम है, डिस्काउंट लिखा हुआ है। चलो, डिस्काउंट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं परसेंट में, डिस्काउंट कितना परसेंट है, और कितना यूनिट सेल किया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये मेरा मेन डेटा है। ये तुम्हारा, इसका हम नेम कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। इसका नाम कर दे ट्रांजैक्शन डेटा। ये मेरा मेन ट्रांजैक्शन वाला फाइल है। अब सीट वन में क्या दिया? प्रोडक्ट वाइज प्राइस। इसमें प्राइस नहीं है, पर सीट वन में देखो प्रोडक्ट का नाम लिखा है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस लिखा है। तो मुझको अगर प्राइस देखना है, जैसे सीपीयू फैन का प्राइस देखना है, या फिर जम्पर केबल का प्राइस देखना है, तो मुझको आना पड़ेगा सीट वन में, ठीक है। पर यहाँ पे इस टेबल में देखो प्रोडक्ट कॉमन है, इसमें भी कॉमन है प्रोडक्ट, और इसमें भी प्रोडक्ट है। सेम चीज सीट टू में अगर देखोगे, सीट टू में क्या दिया है? कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कौन सा रीजियन में काम कर रहा है। तो इसका नाम हम चेंज करके रख देते रीजियन सीट। अच्छा, डिलीट नहीं होगा, कैंसिल, रीनेम होगा, राइट क्लिक, रीनेम, रीजियन। इसमें क्या था? प्राइस, इसका नाम हम कर देते प्राइस। मैंडेटरी नहीं है कि तुमको नाम करके रखना पड़ेगा, ये हम अपना सुविधा के लिए कर रहे हैं, तुम लोगों को समझाने के लिए। ये मेरा मेन ट्रांजैक्शन है, इसमें तुम्हारा दिया हुआ है प्राइस, प्रोडक्ट वाइज प्राइस, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव वाइज रीजन। अब मुझे क्या करना है? तीनों टेबल से एक रिपोर्ट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तीनों टेबल को मुझे पहले पावर पाइवोट विंडो में लोड करना पड़ेगा, मतलब उसका जो कैच मेमोरी हम देख रहे थे उसमें लोड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, हम जो पाइवोट टेबल में सबको बताए थे कि कोई भी डेटाबेस को तुम्हें टेबल में कन्वर्ट करके आगे काम करना है, तो वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम ये जो मेन ट्रांजैक्शन वाला फाइल है, ठीक है, इसमें गए, इस सीट में कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, देन कंट्रोल टी, इससे टेबल फीचर्स को कॉल किए, माई टेबल एज हिडर, हिडर ऑप्शन में टिक मार्क है, अब ओके कर दिए। ये क्या हो गया? डेटाबेस मेरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, टेबल में अगर कन्वर्ट हो गया तो टेबल का एक नाम भी दे दो। तो टेबल का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे एफ ट्रैन, एफ फॉर फैक्ट टेबल। क्यों फैक्ट टेबल? यहाँ पे फैक्ट टेबल का मतलब क्या है? मेन जो डेटा होता है ना, उसको बोलते हैं फैक्ट, ठीक है। और उसके साथ जो सब्सिडरी छोटा छोटा फाइल रहता है उसको बोलते हैं डायनामिक टेबल, क्योंकि उसमें आधा डेटा है और इसमें कंप्लीट डेटा है तुम्हारा। फैक्ट टेबल के साथ हम लोग डायनामिक टेबल्स को कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए इसका नाम हम रख दिए एफ ट्रैन। उसके बाद बाकी दोनों को भी करो। रीजन में आए, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी टेबल, माई टेबल एज हीडर, ठीक है, बस टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल डिजाइन मेनू के अंदर जाओ, टेबल नेम डी रीजियन, एंटर। तो इसमें क्या है? प्राइस। तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी टेबल, माई टेबल एज हीडर, ओके, टेबल डिजाइन। इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट का प्राइस, तो इसका हम नाम रख दे डी प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों डायनामिक टेबल है और एक मेन टेबल जिसको बोलते हैं फैक्ट टेबल। यहां तक किसी का कोई डाउट है?
सर एक बार एफ step हम पढ़ लिखेंगे रहे हैं। हमेशा सर, हाँ, बोलो। जो एफ लिखे हैं यहाँ पे हम्म, स्मॉल, तो ये लिखना ही होगा हमेशा, फैक्ट टेबल ये जो तुम बोले आप। समझने के लिए लिख सकते हो, समझने के लिए हम समझा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा अच्छा इसलिए हम लिख दे, तुम जी अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ठीक है सर, कुछ भी नाम, एक स्मॉल लेटर रहेगा ही। ना ना, ये एफ लगेगा ऐसा कुछ नियम नहीं है, ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, स्मॉल लेटर कुछ रहेगा, सब कुछ नियम नहीं ना। ना ना, कुछ नहीं है। अच्छा तुम ए बी सी डी भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको पावर पाइवोट विंडो को लाना है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है क्योंकि हम लास्ट क्लास में ऑन किए थे, ठीक है। ये ऑन कहाँ से होता है, हम दोबारा रिपीट करते हैं। पहले हमें फाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन बोल के एक जगह रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एडिन्स, ये एडिन फीचर है एक्सेल का, एडिन पे जाओ। एडिन में जाने के बाद यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से कॉम एडिन, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, कॉम एडिन। देन गो में क्लिक करो। जैसे ही गो में क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में टिक मार्क करना है, पावर मैप और पावर पाइवोट। देन ओके कर दो, तुम्हारे यहाँ पे पावर पाइवोट का विंडो या मेनू आ जाएगा। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो तीनों टेबल मेरा पास है, तीनों टेबल को पावर पाइवोट में लोड करना है, डेटा मॉडल में लोड करना है, ठीक है। तो डेटा मॉडल में कैसे लोड होगा, हम पहले सीट वन को, माने प्राइस वाला या प्रोडक्ट वाला जो टेबल है, डी प्रोडक्ट, उसको हम डेटा मॉडल में ले जाएंगे। तो क्या प्रोसेस है, इस टेबल में क्लिक रखो या फिर सिलेक्ट कर लो कंट्रोल ए से। देन पावर पाइवोट टैब के अंदर जाके ये जो ऑप्शन दिया है ऐड टू डेटा मॉडल, इसमें क्लिक करो। कुछ देर टाइम लगेगा, ये तुम्हारा कैच मेमोरी में ले लेगा उसका। देखो क्लिक कर दिए, घूम रहा है थोड़ा, आ गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा रैम का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम का, कभी कभी स्लो भी काम करता है, तो वेट करना। तो बस ये पावर क्वेरी विंडो में मेरा आ गया। देखो यहाँ पे जो नाम दिया था टेबल का वो शो कर रहा है, डी प्रोडक्ट, ठीक है, इसीलिए हम अपना सुविधा अनुसार नाम दिए। चलो इसको अब काट देते हैं। अब सेकेंड सीट में गए, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, या फिर क्लिक कर लो ऐड टू डेटा मॉडल, इसको भी लेके चला गया डेटा मॉडल में। नीचे ध्यान देना, यहाँ पे डी रीजियन वाला टेबल आ गया, ठीक है। चलो इसको दोबारा काटो। अब मुझको तीसरा चीज को लेना है, इसमें क्लिक रखो ऐड टू डेटा मॉडल। चलो ये भी आ गया, ठीक है। बस अब यहाँ पे मुझे काम करना है, ठीक है। पहले इसका फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं। ये डिस्काउंट वाला जो कॉलम है पूरा सिलेक्ट, यहाँ पे देखो होम टैब में परसेंट ऑप्शन है, परसेंट में क्लिक। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये जो विंडो खुला हुआ है, ये इसका हेडिंग देखो लिखा हुआ है पावर पाइवोट फॉर एक्सेल। पावर पाइवोट का विंडो है, ठीक है, कैश मेमोरी है एक्सेल का, उसमें मेरा तीनों टेबल यहाँ पे है। डेटा मॉडल में किसी का कुछ प्रॉब्लम, कैसे डेटा मॉडल में ऐड किया जाता है। सर एक बार फिर से नहीं बता सर, दीजिए। फिर से होता तो हो नहीं है। देखो काटते हैं। इसमें जस्ट क्लिक करो, तुम यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऐड टू डेटा मॉडल, ठीक है। मेरा ऑलरेडी ऐड है, दोबारा नहीं होगा। इसमें क्लिक करोगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑलरेडी कनेक्ट है, इसलिए नहीं ले रहा है। मैनेज में जाओ, मैनेज में जाके फिर से विंडो ओपन होगा। समझ में आया। सर ये वाला डेटाबेस से कनेक्ट लेता है ना, जो एक्सेल का डेटाबेस है। एक्सेल का डेटाबेस नहीं, ये जो विंडो में गया है ना, ये एक्सेल का कैच मेमोरी है, ओके। ठीक है। एक्सेल का कैश मेमोरी मतलब बैक एंड में जाके हम लोग काम कर रहे हैं। इसको तो पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना कनेक्शन तो काम नहीं बनेगा। जी जी, कनेक्ट वही किया बोल इसको। रहा था। ठीक है सर। चलो एक सेकेंड।
अच्छा, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस जी सर। सर। अब देखो, अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ये बैक नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये तीनों टेबल को मुझे कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन के लिए हमको जाना पड़ेगा एकदम लास्ट में, डायग्राम व्यू बोल के जो ऑप्शन दिया है, मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो करो, डायग्राम व्यू दिख रहा है सबको? यस सर। क्लिक डायग्राम व्यू। जैसे ही तुम डायग्राम व्यू में क्लिक करोगे, ये कुछ इस टाइप का विंडो बना देगा तुमको। यहाँ पे देखो, दोनों डी प्रोडक्ट डी रीजन बोल के दोनों टेबल है, ठीक है, ये दोनों डायनामिक टेबल। मुझे इन दोनों को किसके साथ कनेक्ट करना है? मेन टेबल के साथ। मेन टेबल को बोला जाता है फैक्ट टेबल। अब कनेक्ट करने के लिए तुमको कॉमन चीज को ढूंढना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर प्रोडक्ट को इसके साथ कनेक्ट करना हुआ, तो उसके लिए कॉमन फील्ड क्या है? इसमें प्रोडक्ट और प्राइस है, तो इसमें भी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दिख रहा है दोनों टेबल का प्रोडक्ट? सर अगर एक में प्रोडक्ट रहेगा और एक में नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं होगा फिर? एकदम नहीं होगा, कॉमन एक फील्ड रहना पड़ेगा तुमको। तुम्हें अगर डेटाबेस का थोड़ा सा नॉलेज होता है, डेटाबेस में हम जब मल्टी टेबल लेके काम करते हैं ना, जो एसक्यूएल में होता है, उसमें भी जब हम जी। लोग कनेक्ट करते हैं, तब तुम्हारा कॉमन पैरामीटर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओके। हमको तो कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि ये उसी का एक पार्ट है तो। जी। जैसे तुम अगर बोलोगे, मान लो तुम्हारा कोई मान लो ड्रेस का एक हिस्सा तुम्हारा खुल के गिर गया है, ठीक है, जैसे लेडीज लोगों का रहता है, तुम्हारा झुमका टुमका लगा रहता है, खुल के गिर गया है। अब तुमको तो प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई यही मेरा झुमका था ड्रेस के ऊपर, ये देखो और एक तो झुमका मेरा लगा हुआ है, तो ये उसी टाइप का एक प्रूफ है, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन पार्ट इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हम क्लिक करें, ध्यान से देखना, इसका डी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में हम क्लिक किए, जैसे इसको टानेंगे, टान के देखो एक लाइन आ रहा है, कहाँ पे कनेक्ट करना है? इसका प्रोडक्ट के साथ। ध्यान से देखो, यहाँ पे लाके हम जस्ट छोड़ दिए, देखो ये कनेक्शन हो गया। टान के लाना है, इसको बोला जाता है वन टू मेनी रिलेशनशिप, क्योंकि एक चीज को बहुत सारा चीज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एक चीज कॉमन है, अब उसको हम सारा चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। सेम चीज रीजियन का कनेक्ट करना है, तो कॉमन चीज क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रीजियन। इसमें क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, माने रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव, इसके हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे। चलो, इसका रिप्रेजेंटेटिव में क्लिक करके टान रहे, टान के किसके ऊपर लाके छोड़ना पड़ेगा? इसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। जस्ट इसको छोड़ दो, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो कनेक्ट हो गया, ये भी तुम्हारा वन टू मेनी रिलेशनशिप में कनेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा था डेटा मॉडल में ऐड करने के बाद तीनों टेबल को कनेक्शन में लाना, ठीक है। बिना कनेक्शन का तुम इसमें फॉर्मूला नहीं डाल सकते। समझ में आया? यस और नो? यस सर। अब डेटा, ये जो व्यू था इसको बोला जाता था डायग्राम व्यू। हम लोग डायग्राम व्यू में आके काम किए थे, दोबारा डेटा व्यू में हम चले गए, जैसा था पहले वाला हो गया। अभी मुझको नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पे मेरा पास देखो क्या क्या है, ट्रांजैक्शन टेबल में तो प्रोडक्ट डिस्काउंट यूनिट दिया है, इस टेबल में प्रोडक्ट वाइज प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। पर अगर मुझको कोई बोले कि सर आपका नेट रेवेन्यू कितना अर्न हुआ है, नेट रेवेन्यू, तो नेट रेवेन्यू अर्न कैलकुलेट करने के लिए मुझको क्या चाहिए? मुझको यूनिट इनटू प्राइस माइनस डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो टेबल दिख रहा है ना, फैक्ट टेबल, इसमें तुम्हारा यूनिट भी है, डिस्काउंट भी है, पर प्राइस नहीं है। प्राइस को मुझे पहले फेच करना पड़ेगा। कहाँ से फेच करना पड़ेगा? ये डी प्रोडक्ट वाला टेबल से प्राइस को फेच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज प्राइस है, ओके। तो यहाँ से वहां पे फेच करने के लिए हम लोग एक्सेल में सीखे थे पहले वी लुकअप। वी लुकअप एकमात्र ऐसा फंक्शन है, या फिर एच लुकअप, ठीक है, जिससे हम लोग दूसरा टेबल से इस टेबल में डेटा फेच कर सकते हैं। ये और नो? पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, पहले बोलो। हाँ सर। चलो, हम क्या बताए कि इस टेबल में भी प्रोडक्ट है, उस टेबल में भी प्रोडक्ट वाइज रेट है, तो इसको अगर हम लोग लुकअप वैल्यू मान ले, ये लुकअप वैल्यू है, वो मेरा टेबल एर है, ठीक है, रेंज लुकअप ऐसे करके हम लोग निकालते थे बेसिक एक्सेल में। तो सेम चीज वहां पर हम लोग रेट को लाएंगे। तो यहाँ पे भी लुकअप या फिर लुकअप फंक्शन जो होता है ना, उसको यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। तो जब भी हमको यहाँ पे फेच करना होगा पावर पाइवोट में, तब हमको यूज करना पड़ेगा रिलेटेड फंक्शन, क्योंकि ये डैक्स फॉर्मूला के हिसाब से काम करता है। डैक्स एक अलग वर्ल्ड है, ठीक है, अलग यूनिवर्स है डैक्स एक्सेल में। जैसे तुम लोग साम एवरेज ई बेसिक एक्सेल में हम सीखे थे वी लुकअप, एच लुकअप,
या फिर जो भी नॉर्मल एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं, और डैक्स जो फॉर्मूला होता है, दोनों में अंतर है। डैक्स डेटा एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है। तो अभी एक डैक्स फॉर्मूला का यूज हम दिखा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटेड। एक सेकेंड, चलो पहले यहाँ पे हमको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करें। ध्यान से देखना, ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। रिपीट करना मतलब पूरा डिलीट करना पड़ेगा मुझको फाइल को। ऐड कॉलम में डबल क्लिक किए, ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मुझको क्या कैलकुलेट करना है उसका नाम देते हैं नेट रेवेन्यू। नाम लिख के एंटर प्रेस करो, देखो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। अब ये कॉलम में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है। जो कॉलम में हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं उसको कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं। चलो कैलकुलेटेड कॉलम में हम लोग यूज कर रहे हैं रिलेटेड फंक्शन इक्वल्स टू रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो। अब मुझे प्राइस को लेना है, कहाँ से प्राइस लेना है, देखो टेबल शो कर रहा है डी प्रोडक्ट, इसमें डबल क्लिक कर दो, बस आ गया प्राइस। माने उधर वाला प्राइस यहाँ का प्राइस से लिंक्ड हो गया। ये भी लुकअप उतना लेंदी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सुविधा है डैक्स का। बस अब इसका जो ब्रैकेट था इसको बंद करो। प्राइस इनटू, इनटू साइन दिए, पहले डिस्काउंट 1 माइनस करके लिखते हैं, प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट कर लेते हैं। 1 माइनस डिस्काउंट कौन सा टेबल में है मेरा, फैक्ट टेबल में है, तो एफ प्रेस किए, एफ देके टी एफ ट्रांजेक्शन। चलो ये टेबल का नाम पहले लिए। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम मुझको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्काउंट कॉलम, डबल क्लिक कर दिए। प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, इसका भी ब्रैकेट बंद किए। इनटू, इसके साथ क्या इनटू होगा, यूनिट। अब यूनिट कौन सा टेबल में है मेरा, फैक्ट टेबल में है। एफ टी आर एन, टेबल का नाम लिखो और यहाँ से सिलेक्ट करो। फैक्ट टेबल में से कौन सा कॉलम आएगा, यूनिट, डबल क्लिक कर दो, ठीक है। ध्यान से फॉर्मूला देखो, इक्वल्स टू रिलेटेड, ब्रैकेट ओपन किए, डी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए। नहीं तो चलो हम दोबारा डिलीट करके दिखाते हैं, क्योंकि एंटर मारने से ये बैक नहीं जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल साइन दिया हुआ है क्योंकि ये कैलकुलेटेड कॉलम है। रिलेटेड, ब्रैकेट ओपन, किसको रिलेट करना है ना, डी प्रोडक्ट का प्राइस को, डबल क्लिक करके सिलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। उधर डी प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे है। इनटू, क्या इनटू करना है, 1 माइनस डिस्काउंट। 1 क्यों यूज कर रहे हैं, 1 माने होता है 100%, ये बेसिक एक्सेल में हम लोग इसको सीखे थे। 1 माइनस डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कौन सा टेबल में है, एफ ट्रांजेक्शन टेबल में है, तो पहले टेबल का नाम लिखो एफ ट्रान, थोड़ा सा लिखने से ही आ जाएगा। अब एफ ट्रान से कौन सा कॉलम को लेना है मुझको, डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर दो। अब ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था 1 के आगे, उसको बंद कर दो, ये डिस्काउंट के लिए हम लिखे थे। तो प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट, इनटू इसके साथ क्या इनटू करना है, यूनिट। अब यूनिट कहाँ पे मिलेगा, फैक्ट टेबल में, तो एफ लिखने के बाद इसका कॉलम सिलेक्ट करो, यूनिट, डबल क्लिक से, बस। अब इसको जैसे ही एंटर मारोगे, सारा फॉर्मूला अगर ठीक है तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। एंटर, देखो ये भी प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है। रन हो गया। थोड़ा ध्यान से करना ये फंक्शन को, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि ये तुमको स्क्रीनशॉट वहां पे नहीं मिलेगा। ये एक बार अगर गलत फॉर्मूला डाल दिए तो तुमको पूरा एक्सेल को क्लोज करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो डैक्स फॉर्मूला जितना इजी है, ठीक है, उतना भी तुम्हारा हार्ड भी है। बोलो इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर इसमें कुछ कंट्रोल जेड वगैरह कुछ काम नहीं करेगा ना इसमें? कुछ काम नहीं करेगी। इवन एक बार अगर तुम्हारा गलत हो भी गया, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा इसको ठीक करने में। इवन ऐसा भी हो सकता है तुमको शट डाउन करना पड़ेगा। मतलब वन टाइम है? एकदम वन टाइम है, एक शॉट में ठीक करना है। इसलिए अच्छा। देखो तुमको इसमें अगर तुम भी लुकअप देके प्राइस निकालते तो फंक्शन तुम्हारा और भी लंबा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे एक तुम्हारा एक लंबा फंक्शन आ जाता। ये रिलेटेड फंक्शन छोटा है, ठीक है, काम जल्दी होगा, पर एक ही बार में तुमको सही करना है। इस टाइप का फॉर्मूला जो हम लोग बैकएंड में यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डैक्स फंक्शन, डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। डैक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये करने में ही तुम्हारा 3-4 महीना लगता है। तो हम यहाँ पे एक डैक्स फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया रिलेटेड। चलो ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट मेरा ये डेटाबेस रेडी हो गया। इसमें डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, यूनिट, रेवेन्यू सब कुछ दिया हुआ है। अब इससे हम लोग पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट कुछ भी बना सकते हैं।
तो हम लास्ट क्लास तुम लोगों को डैशबोर्ड बनाना सिखाए थे। डैशबोर्ड नया कुछ नहीं है, एक साथ बहुत सारा चार्ट रहता है। तो चलो इसको डैशबोर्ड में कैसे ले जाओगे। अब यहाँ पे देखो पाइवोट टेबल का ऑप्शन है, क्लिक करो। यहाँ पे तुम पाइवोट टेबल भी बना सकते हो, चार्ट्स भी बना सकते हो। हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, 4 चार्ट, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड लेना है। 4 चार्ट ऑप्शन में क्लिक किए, जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हारे एक्सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कहाँ पे तुमको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, न्यू वर्कशीट ना एग्जिस्टिंग। तो मुझे न्यू में करना है, इसलिए न्यू वर्कशीट का ऑप्शन सिलेक्ट है और जस्ट ओके कर दो। जैसे पाइवोट टेबल में सीखे थे, एक नया सीट आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। ये क्लियर है। यस सर। सर पाइवोट टेबल में जाने के बाद कौन सा टेबल सर चूज करने बोले आप एक बार इसमें? 4 चार्ट ऑप्शन है, देखना 4 चार्ट। ठीक है, 4 चार्ट का ऑप्शन है, मैनेज में जा रहे देखो यहाँ पे पाइवोट टेबल 4 चार्ट। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे जो फील्ड लिस्ट देख रहे हो, फील्ड लिस्ट में ध्यान दो, ये पाइवोट टेबल जैसा नहीं है। यहाँ पे तीनों अलग अलग तुमको टेबल दिखा रहा है। जैसे डी प्रोडक्ट, इसका एक टेबल है, इसमें क्लिक करो तो इसका देखो कॉलम दिखेगा, प्रोडक्ट और प्राइस। डी रीजियन, इसका रिप्रेजेंटेटिव और रीजियन दे रहा है। सेम चीज इसका ट्रांजैक्शन में बाकी सारा कॉलम्स है। तो मुझको यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रोडक्ट वाइज नेट रेवेन्यू को देखना है। तो हम डी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर किए, इसको एक्सिस में रख दिए, और यहाँ पे नेट रेवेन्यू को सिलेक्ट किए, इसको वैल्यू में रख दिए। तो इसमें प्रोडक्ट वाइज नेट रेवेन्यू शो कर रहा है। इसका हेडिंग में जाओ, हेडिंग में जाके टोटल को चेंज करो, जो शो कर रहा है उसको लिख दो। प्रोडक्ट वाइज नेट रेवेन्यू। ठीक है, क्लिक, डिजाइन में गए, डिजाइन में जाके ये सारा चार्ट्स का ऑप्शन है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो, ये जानते हो सब कोई क्या है ना है। कलर अपने हिसाब से कलर बना लो, और भी जो हाईलाइट करना है यहाँ से करो। ठीक है, फिर दूसरा चार्ट में गए, इसमें हम रीजियन वाइज देखेंगे। तो रीजियन को सिलेक्ट किया एक्सिस में, और इधर से ट्रांजैक्शन टेबल में जाके नेट रेवेन्यू को सिलेक्ट कर दिया। इसमें रीजियन वाइज दिखाएगा। डिजाइन में जाओ, चेंज चार्ट टाइप में जाओ, इसको हम कर दे यहाँ पे सपोज बार चार्ट। ओके, ये हो गया मेरा बार चार्ट। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते बार चार्ट को, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। चेंज कलर, अब यहाँ पे जो भी कलर तुम लोगों को पसंद आ रहा है अपना हिसाब से कलर डालो। टाइटल चेंज कर दो। टाइटल में क्या होगा, इसका रीजन वाइज हम लोग देख रहे हैं, रीजन वाइज नेट रेवेन्यू। ठीक है, ये रीजन वाइज नेट रेवेन्यू चला गया मेरा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और एक तो बनाएंगे। थर्ड टेबल में गए, नीचे थोड़ा ड्रैग करना होगा, ये हो गया मेरा थर्ड चार्ट। रीजियन दोबारा इसमें गए, इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव वाइज बना रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव को रख दिया एक्सिस में, और यहाँ पे नेट रेवेन्यू को रख दिया वैल्यू में। जैसे हम लोग पाइवोट चार्ट बना देते हैं, सेम हिसाब से टान टान के बैठाना पड़ेगा। सर चेंज चार्ट टाइप, हाँ बोलो। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये तो मेरा ऐप डाटा में भी है और डी में भी है, तो कहीं एक से में भी कर ले सकते हैं या फिर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। ऑफिस ठीक है, एज पर योर चॉइस। ओके, ये वाला चार्ट बन गया। यहाँ पे इसका प्लस बटन में गए, डाटा लेवल को कॉल किए, यहाँ पे जाके कॉल आउट ऑप्शन में क्लिक कर दिए। डाटा कॉल आउट किधर चला गया, कॉल आउट। अब इसका टोटल में गए, थोड़ा ऊपर कर देते टोटल को। रिप्रेजेंटेटिव वाइज नेट रेवेन्यू, और एक तो बचा हुआ है, इसमें हम लोग डेट देके करेंगे। डेट को रख दिए यहाँ पे एक्सिस में, और यहाँ पे रेवेन्यू को रख दिए वैल्यू में। ठीक है, अब चेंज चार्ट टाइप, इसमें हम लाइन चार्ट यूज करेंगे। ये लाइन चार्ट है मेरा, ये वाला लाइन चार्ट पॉइंट्स वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। कलरफुल कर दिए, चेंज कलर। बस, टोटल में गए, इसको रिमूव। बस हो गया। अब फील्ड लिस्ट को बंद कर देते, इसका और कोई ज़रूरत नहीं है।
इसको और थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए हम लोग किसी भी एक चार्ट में क्लिक रख के चले जाएंगे एनालाइज बटन पे। यहाँ पे स्लाइसर टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हम स्लाइसर ऐड करें। स्लाइसर किसका स्लाइसर देना है? मुझे एक स्लाइसर देना है रीजियन के ऊपर, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, दूसरा देना है प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, तीनों स्लाइसर बटन मेरा यहाँ पे बन गया। एक एक करके बैठा दो स्लाइसर को, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर रहे हैं, देखने में सुविधा होगा सबका। तो ये तीनों स्लाइसर बटन है। अब स्लाइसर काम किसके ऊपर करेगा? हम ये वाला टेबल तुम्हारा रीजन वाइज नेट रेवेन्यू वाला टेबल सिलेक्ट करके स्लाइसर कॉल किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्लाइसर में क्लिक करेंगे तो चेंजेस देखो सिर्फ एक ही टेबल में हो रहा है, बाकी किसी में चेंजेस मुझको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ऐसा कुछ काम करना होगा ताकि हम कोई भी एक स्लाइसर यूज करें, उसका इफेक्ट चारों टेबल में एक साथ आए, तभी ये तुम्हारा एक मीनिंगफुल रिपोर्ट दिखाएगा। जैसे मुझको बॉस पूछ रहा है कि नॉर्थ रीजन का डेटा दिखाओ, अभी हम नॉर्थ में क्लिक करें तो चेंज सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं है। मुझको कनेक्ट करना पड़ेगा तीनों स्लाइसर को, बाकी तीनों टेबल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कनेक्ट होता है? जैसे रीजियन को मुझे कनेक्ट करना है, तो रीजियन में राइट क्लिक किए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है रिपोर्ट कनेक्शन। ये देखो रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है। तो क्लिक रिपोर्ट कनेक्शन। एक चार्ट में ऑलरेडी टिक मार्क है क्योंकि यहाँ से ही सिलेक्ट करके हम ऑन किए थे, बाकी तीनों में टिक कर दो। ओके, अभी जैसे ही तुम रीजियन को यूज करोगे, देखो तीनों में ही चेंजेस हो रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस से हम ये दोनों को भी कनेक्ट करेंगे। तो हाउ टू कनेक्ट? प्रोडक्ट में राइट क्लिक, देन रिपोर्ट कनेक्शन, तीनों को सिलेक्ट किए। ओके, ठीक है। सेम इसमें भी राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, ये तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब यूज करते हैं, किसी भी चार्ट को यूज करो तीनों में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कार फैन, देखो चेंज हो रहा है। कार फैन, कंट्रोल दबा के एलईडी लाइट, कंट्रोल दबा के पार्किंग सेंसर, देखो चेंजेस तीनों में हो रहा है। रीजियन साउथ देखना है मुझको, जस्ट साउथ रीजियन देखना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रंजन को देखना है, रंजन में क्लिक किया तो सब में चेंज आ रहा है, ठीक है। चार्ट रिमूव करो, फिल्टर यहाँ से, ठीक है। ये मल्टीपल चार्ट को हम लोग अगर एक साथ कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल रिपोर्ट बनाते हैं ना, इसी चीज को बोला जाता है डैशबोर्ड, ठीक है। और यही हम लोगों का डेटा एनालिसिस का मेन काम है, ठीक है। समझ में आया? अभी सर तो आ गया सर, अब करते वक्त पता चलेगा। हाँ सर। प्रोसेस समझ में तो जी सर। अच्छा, इसी चीज को आगे और भी हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर ये नॉर्मल फाइबर टेबल से भी तो हो सकता है सर, नहीं होगा उसमें? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? बोले सर ये नॉर्मल फाइबर टेबल से नहीं हो पाएगा? नॉर्मल पाइवट टेबल से तुमको अलग अलग चार्ट बना के एक एक करके बैठाना होगा, हाँ 4 बारी अच्छा अच्छा हर बार अलग अलग बैठाना पड़ेगा। प्लस तुम्हारा उसमें एक ही टेबल में तुम काम कर सकते हो। मान लो तुम्हारा 3-4 एक साथ टेबल में जैसे मेरा काम हो रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, वो सुविधा तुमको नहीं मिलेगा। यही रिपोर्ट एडवांस कनेक्शन हो रहा है ना सर? रिपोर्ट कनेक्शन होता है। जैसे मान लो अभी मुझको कोई भी डेटा यहाँ पे एडलेस करना है, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन में गए, या फिर चलो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, लैपटॉप। इसका प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं 35,000। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, तब लैपटॉप, नीचे चल के डेट दे दिए। चलो अपडेट किए। अब इसमें जाके जस्ट हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे। रिफ्रेश होता है ऑल्ट F5 दबाने से, ठीक है। यहाँ पे जाके तुम्हारा रिफ्रेश, किधर चला गया रिफ्रेश?
इसमें रिफ्रेश नहीं, सब सबसे ऊपर में है सर। एक मिनट हो गया, ठीक है, देखो रिफ्रेश हो गया यहाँ पे ऑल टेप फाइल। यहाँ पे और एक प्रोडक्ट देखो बीच में, ध्यान दो, यहाँ पे हम जूम करें, लैपटॉप यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। हम किसी भी टेबल में चेंज करें, नया डेटा अपडेट करें तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक बेनिफिट है जो पाइवट टेबल में नहीं होता है। पाइवट टेबल लिमिट है, तुमको एक ही टेबल देगा, उसी से तुमको अलग अलग चार्ट बना के बैठाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये तुम्हारा नेट रेवेन्यू का कॉलम ही नहीं है, तो नेट रेवेन्यू तुमको मैनुअली कैलकुलेट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है, ये पाइवट टेबल है। पर पावर पाइवट में क्या है, मल्टीपल टेबल लेके हम लोग काम कर सकते हैं। इवन ये टेबल तुम्हारा अलग अलग फाइल में भी होगा तभी ये काम करेगा, क्योंकि हम तो कनेक्ट कर रहे हैं ना बैकएंड में जाके सबको, ये सुविधा है। आगे चल के जब हम पावर बीआई करवाएंगे, पावर बीआई में भी देखना सेम ही डैशबोर्ड जैसा ही काम है, पर उसमें और भी थोड़ा एडवांस में काम होगा। उसमें हम किसी भी सोर्स का डेटा यूज कर सकते हैं, चाहे पाइथन का हो, चाहे तुम्हारे एसक्यूएल का हो, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, किसी भी टाइप का डेटा से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें और भी डेक्स फंक्शन के लिए, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। सर हम उस टाइम पूछे थे ना सर फिर से बताने के लिए, उसमें बोलो। पे ऐड इंस का बात है, गो टू फाइल के बाद ऑप्शन में गए, जाने के बाद ऐड इंस में जाने के बाद जो ऑप्शन दो है वो दोनों ऑप्शन क्या क्या चूज करने बोले थे वो हम पूछ रहे थे। देख लो, यहाँ पे जाके फॉर्म एडिंग सिलेक्ट रहेगा, फिर गो, ये दोनों ही ऑप्शन है, नाम ही है देखो यहाँ पे पावर पाइवट, पावर मैप, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा। हाँ सर ठीक। इसको एकदम डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तुम्हारा पावर बीआई का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से ही तुम्हारा डेटा एनालिसिस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फाइल हम ऑलरेडी तुम लोगों को शेयर कर रख दिए, तो सब अपना अपना हिसाब से डैशबोर्ड क्रिएट करना, डैशबोर्ड क्रिएट करके मुझको ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट देना, हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। आज देखे, कल ही प्रैक्टिस करो इसको, और डिप्रिसिएशन वाला हम सुबह सेंड करेंगे। ओके ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करना, और प्रोग्रामिंग तुम लोगों का जैसे संडे है संडे रहेगा, टाइम में सब ज्वाइन करना सिर्फ। ठीक है सर। चलो गुड नाइट। थैंक यू सर। Yes, sir. Good night, sir. ओके सर, गुड नाइट।